8. गंगा ने अब सर्वेंट क्वार्टर से शिफ्ट होकर अग्निहोत्री मैंशन में रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि राधा अपने जॉब के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही थी। तो अब गंगा के लिए सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने का कोई मतलब नहीं था। क्या बात है गंगा, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये कहते ही गंगा वहां से उठकर सोने के लिए चला गया। उसके दिमाग में केवल राधा ही चल रही थी और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। सुबह होते ही गंगा की आंख उसके फोन की रिंगटोन से खुली। उसने फोन को देखा तो राधा का फोन, इतनी सुबह? राधा का नाम फोन पर देखते ही जैसे ही गंगा ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से राधा की आवाज आई। हेलो गंगा, क्या हम मिल सकते हैं? अभी? हाँ, बस कुछ बात करनी है, तुम जब भी फ्री हो। ठीक है, हम बस कुछ ही देर में आते हैं। गंगा अपने बिस्तर से उठकर तैयार होने लगा और वो जैसे ही तैयार हुआ सीधे राधा के पास उसके कमरे में पहुंच गया। तभी राधा ने कहा, गंगा वो एक्चुअली ना, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती थी कि मैं कल से ही शिफ्ट कर रही हूँ। ये सुनते ही गंगा को थोड़ा बहुत शौक तो लगा, लेकिन फिर भी उसे अंदेशा तो था ही कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है राधा, वैसे तुम्हारे बिना ये सर्वेंट क्वार्टर्स हमें बहुत सूना सूना लगेंगे। ये सुनते ही राधा ने गंगा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसलिए ही गंगा मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मतलब? मैं वो कह रही थी कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो और वहीं पर शिफ्ट हो जाओ। हम दोनों साथ में एक साथ रह सकते हैं। नहीं राधा, हमें माफ कर दो राधा, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा और हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। नहीं नहीं गंगा, तुम मेरे बोझ नहीं बनोगे। आखिर जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो क्या हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए? बताओ गंगा, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? वैसे तो गंगा भी राधा के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी अपने परिवार की तरफ, इसलिए वो बोला, तुम्हारी बात ठीक है राधा, लेकिन अभी तुम एक नई नौकरी करने के लिए जा रही हो, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम पर। लेकिन मैं दोनों पर भी तो ध्यान दे सकती हूँ ना गंगा। लेकिन हमारा यहाँ ज्यादा जरूरत है। असल में राधा, हमें यहाँ पर अभी अग्निहोत्री खानदान के गद्दार को भी ढूंढना है और भी कुछ चीजें हैं जो हमें अभी करनी है, इसलिए अभी हम चाहकर भी तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं हो सकते। गंगा की बातें सुनकर राधा मायूस हो जाती है। ये देखकर गंगा उसके करीब आकर कहता है, हमें माफ कर दो राधा, लेकिन हम तुमसे मिलने आया करेंगे ना। अरे ये हमारा तुमसे वादा रहा। गंगा की ये बात सुनते ही राधा के दिमाग में कुछ आया और उसने एकदम से गंगा की तरफ देखकर कहा, ठीक है गंगा, लेकिन कल हमारा पहला दिन है ज्वाइनिंग का। तुम कम से कम कल तो हमें छोड़ने आ ही सकते हो ना, प्लीज मना मत करना। गंगा को राधा की आंखों में एक चमक दिखाई दी, इसलिए वो राधा को मना नहीं कर सका और बोला, ठीक है राधा, हम कल तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। ये सुनते ही राधा ने कूदकर गंगा को गले से लगा लिया और जल्दी से बोली, थैंक यू गंगा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अगले दिन गंगा सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर राधा के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसने उसको कॉल किया। अब कितना और टाइम लगाओगी राधा? अरे जल्दी बाहर आओ वरना बस छूट जाएगी। टेंशन मत लो गंगा, सब सॉर्टेड है, हमारे पास काफी टाइम है। इतना कहते ही राधा ने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर गंगा को अंदर आने का इशारा किया। अगर हम टेंशन नहीं लेंगे ना तो आज तुम ज्वाइनिंग वाले दिन ही लेट हो जाओगी। राधा ने गंगा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने लंबे बालों को बांधने लगी। राधा को ऐसे बाल बांधते देख गंगा को जैसे कुछ होने लगा और वो राधा को बस देखते ही रह गया। सुबह सुबह तैयार होने के बाद राधा कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी, लेकिन फिर गंगा अपने आप को कंट्रोल कर ही रहा था कि तभी राधा बोली, मैं लेट नहीं होने वाली हूँ गंगा, हम लोग वहाँ कैब से जा रहे हैं, मुझे ज्वाइनिंग बोनस मिला है। और तुमने वो कैब में खर्च कर दिया? तो तुम क्या चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ बस में धक्के खाते हुए जाऊं? अरे तुम भी ना राधा। तैयार होने के बाद राधा और गंगा उस कमरे से बाहर निकले। राधा की बुलाई कैब पहले ही बाहर खड़ी हुई थी।
वो दोनों कैब में बैठे और निकल गए राधा के नए ऑफिस की तरफ। कुछ ही देर में वो राधा के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही गंगा ने कहा, ये तो काफी बड़ी जीएफ कंपनी लग रही है राधा। हमें तो लगता है कि तुम्हारा करियर सेट है। हाँ, उम्मीद तो यही है कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। राधा ने ये कहा ही था कि तभी इतने में ही वहां लगभग 40 साल का एक आदमी सूट पहने हुए राधा के करीब आकर बोला, Hey, you must be Radha, right? यस। Actually, myself Akhil. मैंने ही तुम्हारी प्रोफाइल को सेलेक्ट किया था इस जॉब के लिए। बढ़िया, तुम्हारे साथ क्या तुम्हारा नौकर आया है? नहीं सर, वो Leave it. Whoever it is, servant, driver, or bodyguard. बट इसको साथ मत लाया करो, बिकॉज कंपनी में यूजलेस लोगों की जरूरत नहीं है। अपने सीनियर की ऐसी बातें सुनकर राधा को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो गंगा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी सर, ही इज अ फ्रेंड नॉट माई सर्वेंट। What? ऐसा लो क्लास आदमी तुम्हारा फ्रेंड है? सच वेरी पुअर चॉइस राधा, वेरी पुअर चॉइस। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे लोगों से दोस्ती कर उनके साथ घूमती होगी। He is looking like a parasite, जो कि तुमसे बुरी तरह चिपक गया है। ये सब सुनकर गंगा का खून खौल रहा था, लेकिन राधा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे शांत किया और वो अपने सीनियर की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है सर, गंगा इज डिफरेंट, ही इज वेरी काइंड, ही इज रियली स्पेशल। Stop this nonsense राधा। इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा चिपकू इंसान होगा। तुम जैसी भोली लड़कियां इन जैसों को पहचान नहीं पाती, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे जो कोई भी हो तुम, भागो यहाँ से। अगर इस समय राधा की जॉब का सवाल नहीं होता तो गंगा उसे अच्छे से सबक सिखा देता, लेकिन तभी राधा ने गंगा के आगे आते हुए कहा, सर आप इतने सीनियर हैं और इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। आपको ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली जज नहीं करना चाहिए। आप एक न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं और इस तरह से बिना किसी रीजन की बातें कर रहे हैं। एक 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुम अपने मैनेजर से ऐसे बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है सर, अनलाइक यू। आई जस्ट विश कि आप मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर ना हो, वरना मुझे मैनेजर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ जाएगी, बिकॉज आपके जैसी सोच वाले इंसान के साथ मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी। चलो गंगा, हम ऐसे फालतू लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो सीनियर कुछ भी नहीं बोल सका और गुस्से का घूंट पीकर अंदर चला गया, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो राधा को सबक सिखा कर रहेगा। वहीं तभी गंगा ने राधा से कहा, हमें अच्छा लगा ये देखकर कि तुम अपनी बात रखने से डरती नहीं हो। चलो राधा, अब हम चलते हैं। ये कहकर गंगा वहां से निकल गया और जल्दी ही वापस अग्निहोत्री मैंशन पहुंच गया। और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। गंगा ने देखा कि मिस्टर अग्निहोत्री टेबल पर ही बैठे हुए थे और आज भी नयनी यहाँ पर नहीं थी। ये देखकर गंगा ने कहा, आप बताएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो गंगा? देखिए बापू जी, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हम आपसे छोटी माँ के बारे में पूछना चाहते हैं। और गंगा, तुम्हें भी पता है कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन हम करना चाहते हैं। अरे हम इस परिवार के सदस्य हैं और हमारा ये जानना का हक है कि क्यों छोटी माँ हम सबसे इतना अलग अलग रहती है। मिस्टर अग्निहोत्री इस पर कुछ नहीं बोलते और चुपचाप अपना खाना खाते रहते हैं। तभी गंगा उनसे एक बार फिर से पूछता है, आखिर आप इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं बापूजी? आखिर क्यों छोटी माँ किसी से बात नहीं करती? अरे क्यों ऐसा लगता है जैसे वो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है? आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? गंगा की बातें सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री खाते खाते रुक गए। उनके हाथ से चम्मच छूटकर उनकी प्लेट में गिर गई और वो गुस्से से खड़े होकर बोले, बस अब बहुत हुआ गंगा। मैंने कह दिया ना, मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आज से और अभी से इस घर में कभी कोई भी नयनी के बारे में बात नहीं करेगा। आज से और अभी से इस घर में कभी भी कोई भी नयनी के बारे में बात नहीं करेगा। ये कहते ही मिस्टर अग्निहोत्री गुस्से में खाने को अधूरा ही छोड़कर वहां से चले गए।
ये देखकर गंगा एकदम शॉक्ड हो गया था कि तभी चंद्रजीत बोला, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गंगा? मैंने भाई साहब को इतने सालों में आज तक पहले कभी भी इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा है। तुम्हें कम से कम सोच समझकर तो बोलना चाहिए। गंगा ने चंद्रजीत की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भी गुस्से में डाइनिंग टेबल पर से उठ गया और बोला, बस अब बहुत हुआ। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें अपने ही परिवार के बारे में जानने का हक नहीं है। अब हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर छोटी माँ का सच क्या है और काहे बाबूजी हमें इस बारे में नहीं बता रहे हैं। ये कहकर गंगा अपने कमरे में पहुंच गया और सोचने लगा कि आखिर ये माजरा था क्या और ऐसा भी क्या हुआ था कि मिस्टर अग्निहोत्री कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। अगर बाबूजी आप हमें नहीं बताएंगे तो हम सच का पता दूसरी तरह से लगा लेंगे। ये कहकर गंगा अपने बिस्तर से उठ गया और कमरे से बाहर गया। उसने सोचा कि अगर मिस्टर अग्निहोत्री नहीं बताएंगे तो वो नैनी से पता करेगा, लेकिन जैसे ही वो नैनी के कमरे के पास पहुंचा तो वहां कोई था ही नहीं। अब आखिर इतनी रात में छोटी माँ कहाँ जा सकती है? गंगा इधर उधर देखता है, तभी उसे नैनी के पायल की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही उस आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कि नैनी बेसमेंट की तरफ जा रही थी। अरे ये तो छोटी माँ है। आखिर ये इतनी रात को बेसमेंट में काहे जा रही हैं? वैसे तो इस बेसमेंट के बारे में तो बाबूजी ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। गंगा नैनी के पीछे लग जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि नैनी अपने पल्लू में से एक चाबी को निकालती है और अपने सामने लगे ताले को खोलकर अंदर चली जाती है। गंगा भी उसका पीछा कर रहा था और तभी उसने दरवाजे के बाहर से जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अरे अब ये कौन है? ये तो बिल्कुल ही बाबूजी की तरह दिखाई दे रहा है। इसके होंठ, इसके गाल बिल्कुल बाबूजी जैसे हैं। नैनी असल में एक 2 साल के बच्चे की तस्वीर की तरह बढ़ रही थी। उस बच्चे की मुस्कान बिल्कुल मिस्टर अग्निहोत्री के जैसे थी, जैसे कि वो उनका ही बेटा हो। नैनी उस तस्वीर की तरफ देखकर कहती है, बेटा, आखिर तू क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चला गया? काश आज तू जिंदा होता। काश आज तू जिंदा होता तो मैं ऐसे अकेले घुट घुट कर नहीं जी रही होती। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे का सहारा बनते। ये सब देखकर बाहर खड़ा गंगा खुद से ही कहता है, बाबूजी और छोटी माँ का एक बेटा भी था, लेकिन फिर उसके साथ हुआ का वो मर गया? ये बात हमें काहे नहीं पता है? और ये छोटी माँ ऐसे छुपकर काहे आती है यहाँ? गंगा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ गीली आंखों से उस तस्वीर को देखते हुए नैनी ने एक सफेद फूल को उस बच्चे की तस्वीर के पास रखकर कहा, तू भले ही मुझे ऐसे छोड़कर चला गया बेटा, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी। नैनी वहां काफी देर तक फोटो को देखती रही। फिर उस फोटो को ध्यान से अंदर रखकर नैनी वहां से बाहर की तरफ निकल गई। नैनी के वहां से जाने के बाद गंगा को वहां एक बूढ़ी नौकरानी दिखाई दी। इस बुड्ढी को देखकर लगता है कि यहाँ पर काफी सालों से काम कर रही है। इन्हें छोटी माँ के इस राज के बारे में जरूर पता होगा। काफी नीचे की बेसमेंट का सफाई करती है। इस सवाल को गंगा से सुनकर वो नौकरानी थोड़ा घबरा सी गई और डरते हुए बोली, वो मैंने कल साफ किया था साहब। ये क्या आप वो कर रही हैं? हमें सच सच बताइए कि आप यहाँ की सफाई करती हैं या नहीं? हाँ साहब, कभी कभी, लेकिन ये बात आप किसी को बताना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो नीचे रखी तस्वीर किसकी है? कौन है वो बच्चा? मुझे कैसे पता होगा साहब? मैं तो बस सुबह शाम यहाँ की सफाई करती हूँ बस। तो आप सच बोल रही हैं? आपको सच में नहीं पता? हाँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? गंगा समझ गया था कि ये उसके सामने खड़ी औरत झूठ बोल रही है और उसे देखकर डर भी गई है। वैसे तो गंगा उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन अभी उसे बस जल्दी से सच्चाई जाननी थी, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, देखिए हमें सच सच बता दीजिए, वरना अब तो आपको पता ही होगा कि हम ही पूरे अग्निहोत्री खानदान को संभाल रहे हैं और हम
आपकी सैलरी भी रोक सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप सच बताएंगी या झूठ। गंगा की बात सुनकर और उसे देखकर बूढ़ी नौकरानी बुरी तरह डर गई थी। दरअसल उसे कहा गया था कि अग्निहोत्री मेंशन की इस बात को किसी को ना बताए, लेकिन जब गंगा ने उससे सैलरी काटने की धमकी दी तो वो थोड़ा घबराकर बोलने लगी। ये अग्निहोत्री भाई साहब और नैनी जी के बेटे की फोटो है। ये बेटा अब कहाँ है? क्या हुआ था इसको? और ऐसे उसको राज क्यों बनाकर रखा हुआ है? मुझे पूरी बात तो नहीं पता साहब, लेकिन शायद ये बच्चा कहीं खो गया था और फिर कभी नहीं मिला। मुझे और कुछ नहीं पता साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं तो बस यहाँ आकर साफ सफाई का काम करती हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, हमें जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। गंगा को ये बात कुछ समझ नहीं आई कि क्यों इस बात को राज रखा गया था और वो बच्चा ऐसा कहाँ खो गया कि मिस्टर अग्निहोत्री जैसे रिसोर्सफुल और पावरफुल आदमी भी उसे नहीं ढूंढ पाए। हो ना हो ये किसी अंदर के आदमी का ही काम है जो कि चाहता था कि ये बच्चा खो जाए। लेकिन हमारे परिवार में कौन है ऐसा जो कि एक बच्चे के साथ ऐसा करेगा? इस सब के बाद गंगा अपने कमरे में आ गया और अभी भी सिर्फ इसी ही बारे में सोच रहा था कि आखिर वो उस बच्चे को कैसे ढूंढे। क्या वो अभी जिंदा भी होगा? वहीं अगले दिन दूसरी तरफ राधा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। मुझे यही न्यूज़ कवर करनी है। जावेरी नदी पूरी तरह गंदी हो चुकी है, बिल्कुल नाले के पानी जैसी, और जिसके जिम्मेदार ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो कि बिना किसी प्रिकॉशन के बस अपना वेस्ट नदी में डाले जा रहे हैं, बस जरा सा प्रॉफिट के लिए। राधा ने सोच लिया था कि वो ये न्यूज अपने एडिटर को दिखाएगी ताकि वो उसे फील्ड पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे दे। वो जैसे ही अपने चीफ एडिटर के ऑफिस में पहुंचती है तो उसने देखा कि अभी वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारे कीड़े मकोड़ों को निकाल फेंकेंगे। मैं पूरा एरिया आपके लिए साफ करवा दूंगा। जैसे ही चीफ एडिटर ने फोन रखा तभी राधा अंदर आई और उसकी तरफ देखकर बोली, सर, मेरे पास एक लीड है एंड इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में जावेरी नदी में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपना टॉक्सिक वेस्ट बिना किसी प्रिकॉशन के नदी में छोड़ रहे हैं। दे आर लिटरली डूइंग अ क्राइम। राधा की बात सुनकर उस चीफ एडिटर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उसने राधा को देखते हुए कहा, ठीक है राधा, इसको कवर तो कर सकते हैं। सर, तो क्या मैं ऑन फील्ड जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ? इस न्यूज़ को लोगों के सामने लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास एक दूसरी न्यूज़ है जो कि कवर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी प्रायोरिटी भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रिपोर्ट करो और एक बार फिर से वायरल होकर दिखाओ। ओके सर। तो राधा, एक्चुअली यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर कावेरी नाम से एक स्लम एरिया है। ये पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। लेकिन सर, स्लम्स में तो गरीब लोग ही रहते हैं ना, और कावेरी स्लम में तो कई सालों से ऐसे ही लोग रह रहे हैं। हाँ राधा, इसी का तो पर्दाफाश करना है कि कैसे ये लोग गवर्नमेंट की जगह को अपना समझ रहे हैं। इसलिए इन्होंने बहुत ही डेंसली अपनी झोपड़पट्टी बनाई हुई है, जिसकी वजह से स्लम्स के अंदर बहुत ही पतली गलियां हैं जो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन सर, इस इश्यू को हाईलाइट करेंगे तो बहुत सारे गरीब बेघर हो जाएंगे। वो सब बेचारे कहाँ जाएंगे? इनमें से ज्यादातर लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। ये सब तो उन्हें उस जगह पर कब्जा करने से पहले सोचना चाहिए था ना राधा। हमारा काम है सच को बाहर लाना, ना कि हर किसी के बारे में सोचना। मैं तुम्हें पूरे रिसोर्सेज दूंगा, तुम बस इसको ऐसे रिपोर्ट करो कि कावेरी स्लम्स ट्रेंड करने लगे। सर, एक्चुअली मैं कहना चाहती थी। यू कैन गो राधा, वैसे भी यू हैव अ बिजी शेड्यूल नाउ। राधा अभी जावेरी नदी वाली न्यूज को कवर करना चाहती थी, लेकिन उसके चीफ एडिटर ने उसे एक ऐसी न्यूज पर काम करने को कह दिया था जिसको कवर करने से काफी लोग बेघर हो सकते हैं। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या मुझे ये करना चाहिए? अब तो इसमें बस गंगा ही मेरी मदद कर सकता है। क्या मुझे ये करना चाहिए? अब तो इसमें बस गंगा ही मेरी मदद कर सकता है।
जहां एक तरफ राधा ने गंगा की मदद लेने का सोच लिया था, वहीं दूसरी तरफ गंगा अभी भी उसी बच्चे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। तभी उसने कुछ सोचा। हाँ, ये ठीक रहेगा, हमें यही करना चाहिए। अपने मन में कुछ सोचते ही वो सीधे निकल गया आसपास के अनाथालय में, किसी ऐसे बच्चे के बारे में पता करने जो उस टाइम पर वहां आया हो। काफी जगह ढूंढने के बाद गंगा को एक बच्चे की एंट्री मिल गई, जिसको अनाथाश्रम में डालते वक्त अनाथ आश्रम को भारी डोनेशन दिया गया था। आरू, एक अनाथ बच्चे को भर्ती करने के लिए इतना ज्यादा डोनेशन? ये बच्चा तो बस कुछ ही दिन यहाँ रहा और फिर इसका कोई रिश्तेदार इसे ले गया। जरूर यही छोटी माँ का वो खोया हुआ बच्चा होगा। लेकिन उस रिलेटिव का नाम ही नहीं लिखा था उस रजिस्टर में। गंगा ने अनाथालय के एक आदमी से पूछा। यहाँ इस बच्चे को कोई ले गया, लेकिन उसका नाम और पता नहीं है, ऐसा का है? अरे साहब, 20 साल पहले का रिकॉर्ड देख रहे हो? ये रिकॉर्ड अभी भी आपके सामने है, यही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी यहाँ से बच्चे को कौन ले गया? उसकी कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। पहले इतना कहाँ देखते थे साहब, कोई रिश्तेदार ले गया होगा। और आपको अब 20 साल बाद इस बच्चे के बारे में क्या जानना है? ये हमारे कुंभ के मेले में खोया हुआ भाई था, बस इसलिए इसके बारे में जानना था। का आप हमें हमारे भाई से मिला सकते हैं? गंगा अनाथालय के आदमी से बात कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। जैसे उसने अपना फोन देखा तो उस पर राधा का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही गंगा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हेलो राधा, तुम कैसी हो? वहां पर सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? नहीं गंगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जॉब ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही ऐसा क्या हो गया राधा? असल में गंगा, मुझे एक न्यूज को कवर करने का काम दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस न्यूज को कवर नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि गंगा, ये न्यूज कावेरी के स्लम्स के बारे में है। यहाँ पर जो गरीब कई दशकों से रह रहे हैं, उनकी जमीन गवर्नमेंट की है और अब मेरा एडिटर चाहता है कि मैं उसे कवर करूँ। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे न्यूज कवर करने से वो लोग अपनी रहने की जगह को खो देंगे। एग्जैक्टली गंगा। तो तुमने क्या सोचा है राधा? मैं इतने सारे लोगों को बेघर करके उनकी नफरत का कारण नहीं बनना चाहती, लेकिन क्या सच को लोगों से छुपाना ठीक होगा? राधा, एक पत्रकार बनने की यही तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुमसे करने को कहता है। मेरा दिल तो जावेरी नदी के पॉल्यूशन को कवर करने का है। तो तुम्हें वही करना चाहिए राधा। गंगा ने राधा को सीधा और साफ जवाब दे दिया था और शायद राधा को गंगा से बस यही चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ गंगा उस बच्चे की एंट्री के कॉपी को लेकर अपने घर पर पहुंचकर सीधे नैनी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। छोटी माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नैनी, जो अपने कमरे के अंदर थी, उसका गंगा से या किसी से भी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाती, गंगा की आवाज एक बार फिर से आई। छोटी माँ, हमें आपसे उस तस्वीर वाले बच्चे के बारे में बात करनी है। तस्वीर वाला बच्चा? ये सुनकर नैनी तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और गंगा की तरफ देखते हुए बोली। कौन सा तस्वीर वाला बच्चा? वही तस्वीर वाला बच्चा जिसकी तस्वीर आपने सबसे छुपाकर बेसमेंट में रखी हुई है। इस सब के बारे में तुम्हें कैसे पता गंगा? वो सब छोड़िए और ये देखिए। गंगा ने वही अनाथालय वाली एंट्री नैनी को दिखाते हुए कहा। ये एंट्री उसी वक्त का है जिस समय आपका बेटा खो गया था। इसको किसी ने अनाथालय में दिया और उसके कुछ ही दिन बाद इस बच्चे को उसका रिलेटिव नाम से कोई ले गया। इसका मतलब मेरा बेटा जिंदा है? आखिर उसे कौन सा रिलेटिव ले गया था? हमें नहीं पता छोटी माँ, वहाँ पर इसकी जानकारी नहीं थी। ये सब सुनकर नैनी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसने अपने पीछे के दरवाजे का सहारा लेते हुए कहा। इसका मतलब मेरा बेटा जिंदा था, किसी ने उसको अनाथालय में दे दिया, फिर उसके बाद पता नहीं कौन ले गया होगा उसे। पता नहीं बेचारा किन हालातों में रहा होगा। गंगा नैनी को संभालने की कोशिश कर रहा था। अरे आपने आपको संभालिए छोटी माँ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। गंगा नैनी को इस तरह से देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने उसकी तरफ देखकर कहा। छोटी माँ, आप चिंता मत करिए,
वो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उसको आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। गंगा की ये सब बातें सुनकर नैनी बहुत ज्यादा भावुक हो गई और गंगा के गले से जाकर लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो आज तक तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। आज जिंदगी में पहली बार अपनी छोटी माँ के गले लगकर गंगा को भी काफी अच्छा लग रहा था और वो नैनी की तरफ देखकर बोला, अपनी छोटी माँ के लिए कुछ करने के लिए भी हमें किसी वजह की जरूरत होगी का? गंगा ने नैनी को वादा तो कर दिया था, लेकिन अभी तो उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो उस बच्चे को कैसे ढूंढेगा। वो अपने बिस्तर पर लेटकर उस बच्चे के बारे में सोचते हुए बोला, आखिर कहाँ गए तुम आरू? हम तुम्हें कैसे ढूंढे? जहां गंगा उस बच्चे को ढूंढने की तरकीब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ राधा अगले दिन सुबह गंगा से एक बात करना चाह रही थी। उसने जैसे ही गंगा को फोन लगाया, तभी एडिटर इन चीफ का एक असिस्टेंट राधा के पास आकर बोला, मैम, वो सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। राधा ने यह ध्यान नहीं दिया कि उसके फोन पर अभी गंगा का नंबर डायल था। उसने फोन को अपनी जेब में डाल दिया और सीधे एडिटर इन चीफ के ऑफिस में पहुंच गई। राधा, जिस न्यूज पर मैंने तुमसे काम करने को कहा था वो तुमने शुरू कर दिया ना? सर, मुझे नहीं लगता कि मैं ये न्यूज़ कवर कर पाऊंगी। क्यों? एकदम से ऐसा क्या हो गया राधा? सर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस न्यूज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रही। कनेक्ट नहीं कर पा रही? राधा, ये सब फिल्मी बातें हैं। रियलिटी में हमें सारी न्यूज को कवर करना ही पड़ता है। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे स्लम्स के लोगों को बेघर करना सही है, जो कि ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन है। राधा, यहाँ तुम्हारा काम न्यूज को कवर करने का है, ना कि स्लम्स के लोगों को घर दिलाना। सर, लेकिन मुझे ऐसा करना मोरली ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस न्यूज से बैकआउट करना चाहती हूँ। राधा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, अब ये मेरा ऑर्डर है कि तुम जाकर इस न्यूज को कवर करो। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ठीक है राधा, मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन, तुम जाकर न्यूज कवर करोगी और अपने करियर में प्रोग्रेस कर जाओगी, और दूसरा ऑप्शन कि तुम इस न्यूज को करने से डिनाई कर दोगी एंड यू विल बी फायर्ड। राधा ये सुनकर शॉक्ड हो गई कि उसके एडिटर इन चीफ सीधे उसे नौकरी से निकालने की बात कर रहा था। राधा ने आत्मविश्वास से अपने चेहरे को ऊपर उठाकर कहा, ठीक है सर, फिर आप मुझे फायर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर को बेचकर सक्सेस नहीं चाहती। यह सुनकर एडिटर इन चीफ बुरी तरह से गुस्से में आने लगा और वो बोला, ठीक है, अपना रेजिग्नेशन मुझे मेल कर दो और निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट, मैं रिजाइन नहीं करने वाली, आप मुझे फायर कर रहे हैं, और प्लीज उस फायर करने वाले मेल में फायर करने का रीजन जरूर लिखिएगा। राधा की ऐसी बातों को सुनकर अब एडिटर इन चीफ का सब्र जवाब दे गया और वो गुस्से से खड़ा होकर बोला, तुम दो कौड़ी की रिपोर्टर अपने आप को समझते क्या हो? बहुत बड़ी मदर इंडिया है क्या जो स्लम्स को रिपोर्ट नहीं करेगी? आज मैं तेरी सारी अकल निकाल ही देता हूँ। ये कहते ही वो चीफ एडिटर उठा और उसने राधा पर हमला करके उसके हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। तुम मुझे सुंदर और सीधी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा था तुझे बड़ी न्यूज कवर करने का मौका दूंगा और फिर तुझे सक्सेसफुल बना के अपना बना लूंगा। मुझे छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुझ जैसी लड़कियों को शरीफ लड़के पसंद ही नहीं आते, इसलिए आज तेरी अकड़ ऐसे निकालूंगा कि तू फिर कभी मेरे सामने अपनी नजर उठाने की जुर्रत भी नहीं करेगी। राधा के हाथों में दर्द हो रहा था। उसने अपने पैरों को उठाया और अपने घुटने से एडिटर इन चीफ के पैरों के बीच में मारकर उसे एक जोर का धक्का दिया। तुम इंसान की शक्ल में हैवान हो। ये कहकर राधा वहां से भागने लगी और तभी वो एडिटर इन चीफ बोला, जा भाग जा, मैं भी देखता हूँ कहाँ भागेगी। तुझे लौट कर तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। राधा उसकी बात को अनसुना करके वहां से चली गई, लेकिन उसकी जेब में पड़ा हुआ फोन अभी भी चालू था और उसमें गंगा को कॉल लगी हुई थी। वो ये सारी बातें सुन चुका था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी।